नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार। वार्ड पार्षद का काम शहर के लोगों की सहूलियत का ख्याल रखना और गंदगी की साफ सफाई करना होता है, लेकिन चरित्र पर ही दाग हो तो पार्षद क्या साफ सफाई कराएगा। मामला रांची नगर निगम के वार्ड संख्या 30 के पार्षद से जुड़ा है। पार्षद पर एक युवती ने 6 साल तक यौन शोषण का आरोप लगाया। युवती ने जब इसकी शिकायत एसएसपी से की तो बौखलाए पार्षद ने उसके साथ मारपीट भी की। इसके बाद मीडिया की मौजूदगी में सड़क पर खूब तमाशा हुआ। हेलमेट लगाए पार्षद ने मीडिया के सामने हाथ पैर जोड़े, पलटकर लड़की पर ब्लैकमेल करने का आरोप भी लगाया। फिलहाल मामले में जांच की जा रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि ऐसे कर्म ही क्यों करें जिसका नौबत ब्लैकमेल तक पहुंच जाए। प्राइम टाइम में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। रांची नगर निगम के वार्ड संख्या 30 के पार्षद ओम प्रकाश पर एक महिला ने मजबूरी का फायदा उठाकर 6 साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। देखिए क्या है पूरा मामला। हाथ जोड़ते ये पार्षद वोट मांगने नहीं आए। इन्हें डर है कि कहीं इनकी पोल पट्टी न खुल जाए, तो मीडिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि मामला क्या है, तो हम आपको बता दें। आज ही एक पीड़ित युवती ने रांची एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद एसएसपी महोदय ने भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जिसके बाद युवती अपने लालपुर स्थित लॉज पहुंची, जिसके बाद वहां पार्षद महोदय अपने लोगों के साथ पहुंचे और युवती को धमकाने लगे। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। तभी मीडिया को आता देख पार्षद महोदय भागने लगे। हालांकि हाथ जोड़कर मामले को रफा दफा भी करना चाहा। अब आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। यह युवती रांची में रहकर पढ़ाई कर रही थी। लड़की आर्थिक स्थिति से कमजोर थी। इसका फायदा उठाकर रांची नगर निगम के वार्ड 30 के पार्षद ओम प्रकाश ने उसका यौन शोषण किया। युवती के मुताबिक पार्षद उसके साथ मारपीट किया करता था। यह सब कुछ 6 साल से बदस्तूर चल रहा था। युवती के मुताबिक उसके परिवार वालों को भी धमकाया गया। 7 साल से इस आदमी से बहुत परेशान है। मेरे को मारता है। हाँ, एक मिनट। हाँ, और बोलता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं। और प्यार करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि मतलब किसी को रूम में बंद कर दो, मार दो। अगर हम बाहर जाना चाहते हैं तो मेरे को धमकी देता है कि तुम कुछ करोगे तो तुमको मार देंगे जान से। तुम घर वालों को भी बोल देता है तुम्हारे भाई को मार देंगे, तुम्हारे बहन को उठा लेंगे, इस टाइप से। अच्छा, कौन है ये आदमी? वार्ड नंबर 30 का पार्षद ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। तो इसके खिलाफ आज आप एसएसपी से भी मिली थी, हम लोग भी उनसे मिलवाए थे आपको जी। तो क्या कहा एसएसपी साहब ने? उन्होंने कहा कि हम आपकी सहायता करेंगे। ठीक है। और लेकिन बावजूद उसके बाद ये आदमी पुलिस के पास आप गई, उसके बाद ये यहाँ पहुँचा और उसके साथ क्या किया इसने? आपको रुकवाया, हाथ पकड़ा? बोला कि तुम जो बोलोगी सो हम करेंगे। लेकिन हम उतने दिन से बहुत कुछ बोलते आ रहे थे, लेकिन नहीं माना आज तक ये। उधर वार्ड 30 के पार्षद का कहना है कि उस पर जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं। लड़की की तरफ से उसे लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है। कर रहे नहीं, वो सब सरासर गलत है, सरासर गलत है। ये कुछ ऐसा मामला नहीं है। हम लोग बोले कि जैसे किसी को मदद करते रहिएगा और किसी से मैंने आपको आर्थिक दृष्टिकोण से ही मदद कीजिएगा, आना जाना रहेगा तो अटैचमेंट हो जाता। उसी को ये हम पार्षद है, मेरे से मैंने ब्लैकमेलिंग करते आ रही है कि मुझे चाहिए चाहिए ये चाहिए। मैंने उसको एक स्कूटी भी खरीद कर दिया है। तो क्यों स्कूटी खरीद के आपने दी? अरे भैया, वही ब्लैकमेलिंग के कारण। पहला ब्लैकमेलिंग बोली कि स्कूटी चाहिए, हमको देना पड़ेगा। ब्लैकमेलिंग किस चीज़ का हो रहा था? ब्लैकमेलिंग ये में आपको फंसा देंगे। अरे हम क्या बोले। एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन दूसरी तरफ जनप्रतिनिधियों के ऐसे काले कारनामे सामने आते हैं। फिलहाल हकीकत क्या है वो जांच के बाद सामने आएगी। रांची से ओम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। मामला वाकई में क्या है, कौन गलत है कौन सही है, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से लड़की ने आरोप लगाया कि उसके
आर्थिक समस्याओं के समाधान का हवाला देकर दोस्ती गांठी गई और फिर उसका नाजायज फायदा उठाया गया और जब मदद की बात आई तो पार्षद मुकर गया। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ समाज सेवी दयामनी बारला जी जुड़ी हुई हैं, उनसे जानते हैं किस तरह से इन सामाजिक समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। दयामनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। दयामनी जी, एक लड़की जो सहायता की उम्मीद रखती है, उसकी सहायता करके कोई व्यक्ति अब आगे उसका फायदा उठाने की कोशिश करने लगता है, ये सामाजिक तौर पर कितनी विकृत मानसिकता है और कितना व्यापक प्रभाव इसका देख रहे हैं समाज में? देखिए दीपक जी, जहाँ तक लड़की को सहायता देने का सवाल है, एक तो ये सामाजिक दायित्व है और दूसरे तरफ से हम लोग इसको देखते हैं कि अगर एक के प्रतिनिधि उनको सहयोग करता है तो उनका सबसे बड़ा दायित्व है और इसीलिए उनको प्रतिनिधि चुना गया है जी। लेकिन अगर उस सहयोग का वो गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो ये सबसे बड़ा अपराध है जी। एक तो एक तरफ से हम समाज में महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करते हैं, अपनी बहू बेटियों की रक्षा करने की बात करते हैं और दूसरे तरफ से जब एक लड़की को हम अगर सहयोग भी कर रहे हैं और उसके बिहाफ में हम उनसे गलत बिहेव कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो ये बड़ा सामाजिक अपराध भी है। इसके लिए मुझे लगता है कि मैं हमेशा इन बातों को लेके सोचते रहती हूँ और जूझना भी पड़ता है। तो इसमें व्यक्ति केवल नहीं लेकिन पूरे समाज भी इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। असली कि हम जिस समाज की कल्पना करते हैं, जिस समाज को गढ़ते हैं, अभी इस लड़की के साथ एक तो पहला है कि जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन वो तमाम मामले इस तरह से जो आते हैं उसमें समाज को भी ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ में कठोर कार्रवाई करना चाहिए, उनके खिलाफ में समाज को खड़ा होना चाहिए। और जब तक ये समाज उठ खड़ा नहीं होगा, एक तो जब हम पुलिस एफआईआर की बात करते हैं वो अपना काम कर लेता है, लेकिन समाज को भी इसके लिए पूरी ताकत के साथ इस तरह के जो अपराध होते हैं इसके लिए खड़ा होने की जरूरत है। और जो आज की तारीख में समाज कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई देता है जी। लेकिन दयामनी जी, एक बड़ी समस्या यह है कि ऐसे दोहरे चरित्र वाले लोगों की पहचान कैसे हो? एक और तो वो पूरे वार्ड में हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए घूमते हैं, लोगों ने उन पर भरोसा किया, उन्हें वार्ड की जिम्मेदारी सौंपी, तो दूसरी ओर अब ये कैमरे के सामने उनकी हकीकत सामने आ रही है। देखिए, इसीलिए मैं बोली समाज की बात मैं बोली कि समाज को बनाना हम समाज का ही काम है। हमने जिस आदमी के ऊपर में भरोसा किया तो वो अगर इस तरह का उत्पीड़न करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए समाज को, ताकि उस व्यक्ति को एक सबक मिले कि कल के दिन में हम फिर से इस तरह का कदम ना उठा पाए। अभी वो जनप्रतिनिधि है तो जनप्रतिनिधि तो हम ही ने बनाए है ना जी। हम बनाए हैं तो समाज को इसके लिए कठोर कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल, समाज को कठोर कार्रवाई करनी ही चाहिए। लेकिन कैसे समाज में छिपे हुए ऐसे भेड़िए जो इंसान की खाल में हैं, हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखते हैं लेकिन बंद कमरे के अंदर कुछ दूसरा ही व्यक्तित्व उनका उभर कर आता है, इनकी पहचान करना ही सबसे मुश्किल हो जाता है। हर बार कोई ऐसे वाकया सामने आए और वहां लोग मौजूद हों, ये संभव नहीं होता है। और देखिए, इसके लिए जहाँ पर हम इस सच्चाई को इस तरह के किसी भी सच्चाई को मतलब जांचने की बात करते हैं तो हमेशा हम लोग जो पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा होते हैं तो हम लोगों को एक सबसे बड़ा कमजोरी लगता है कि जहां पर हम जाते हैं एफआईआर की बात होती है, एफआईआर रोज एक बार के लिए नहीं होता है। दबाव देने के बाद अगर एफआईआर हो भी जाता है तो पीड़ित पक्ष के ऊपर में इतना दबाव दिया जाता है और ऐसे व्यवहार किए जाते हैं कि महिला को जो पीड़ित है उसको प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है। और आज की तारीख में जितना भी एफआईआर होता है उसमें बहुत कम ऐसे रिजल्ट आए हैं जिसमें सही मायने में दूध का दूध, पानी का पानी, एक तो प्रशासन के तरफ से और जो लीगल हम देखते हैं कि न्यायालय की तरफ से भी जो कार्रवाई करना चाहिए वो उस तरह से उम्मीद में वो खरा नहीं उतर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें सरकार की जो प्रशासनिक
जो कार्रवाई होती है उसमें जो सच की बात होती है उसको पेश करने में कहीं जो धारा आप देते हैं उस धाराओं को आप ऐसे दीजिए ताकि मतलब जो आपके सामने सच भी लाया जाए तो उससे मतलब पीड़ित पक्ष को न्याय मिले। लेकिन ये तमाम चीजें नहीं होती हैं, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से बहुत बड़ी कमजोरी है। बिल्कुल, थोड़ी और आपसे बातचीत करेंगे दयामनी जी। फिलहाल हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता ओम प्रकाश भी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस नेता आभा जी भी जुड़ी हुई हैं। आभा जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। आभा जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? चलिए हम दोबारा उनसे जुड़ेंगे। फिलहाल ओम प्रकाश से जान लेते हैं कि ये मामला पुलिस तक भी पहुंचा है और पुलिस की ओर से आश्वासन भी मिला है कि पीड़ित पक्ष को सहयोग किया जाएगा, पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन ओम प्रकाश, क्या कुछ हो रहा है? जी, फिलहाल जो मामला है युवती के तरफ से जो भी आरोप लगाए गए हैं पार्षद पर, उसके बाद लालपुर थाना और एसएसपी साहब की कहा जाए तो काफी सहयोग रहा, उनकी बदौलत ही मामला दर्ज हो पाया और मामला दर्ज हो चुका है। अभी फिलहाल युवती को मेडिकल की बात की जा रही है कि उसे सदर अस्पताल ले जाकर मेडिकल कराया जाएगा और फिर उसका 164 का बयान दर्ज होगा। तो इस तरह की बातें हो रही हैं अभी फिलहाल में। लेकिन जिस तरह से युवती ने आरोप लगाए हैं और उसके बाद पार्षद के द्वारा किया गया सलूक रहा है वो काफी विवादास्पद रहा। जिस तरह से पार्षद एसएसपी के पास युवती जाती है, उसके बाद पार्षद उसके लॉज के पास जहां वो रहती थी वहां पहुंच जाता है, उसके बाद उसके साथ मारपीट तक की जाती है और उसके साथ छीना झपटी की जाती है। जब हम वहां पहुंचे तो मामला काफी बढ़ चुका था और अब कुछ देर में लग रहा था कि जैसे हाथापाई हो जाएगी। हमने जैसे ही कैमरा निकाला, पार्षद की नजर हम पर पड़ी और वो भागने की फिराक में हो गया। उसने मीडिया के सामने हाथ भी जोड़े और मिन्नतें करते भी दिखा, जैसा कि आप कैमरे में देख भी सकते हैं, हमारे यहाँ रिकॉर्ड है वो चीज। और उसके बाद पार्षद जो है काफी तेजी से वहां से फरार हो गया। हमने पीड़िता को वहां से लिया, फिर लालपुर थाने पहुंचाया, उसके बाद पुलिस ने उसका मामला दर्ज किया। उसके बाद हम पार्षद के पास गए तो पार्षद ने भी अपना पक्ष रखा। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने अपना पक्ष रखा कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिलहाल जो मामला है, जिस तरह से पार्षद का व्यवहार रहा इस मामले में, जब से वो युवती एसएसपी सर के पास गई उसके बाद से तो काफी उसका मामला बिल्कुल। अब पुलिस से क्या कार्रवाई कर रही है इसका तो इंतजार है। फिलहाल आभा सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आभा जी, क्या लगता है जी, एक वार्ड पार्षद रांची शहर का, उस पर इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं कि अपने ही क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की के साथ वर्षों तक वो उसका फायदा उठाता है, उसकी मजबूरियों का फायदा उठाता है और जब बात खुलती है तो वो सीधे लड़की पर ही दोषारोपण कर देता है। देखिए, ये कोई नया नहीं हो रहा है। झारखंड में, खास करके रांची में, ये लगातार इस तरह की घटना घट रही है और पद और प्रतिष्ठा का लाभ उठा करके ये लोग मजबूरी का फायदा उठाते हैं लड़कियों के साथ। ये बहुत गलत है। वो पार्षद है, जरूर उसने बोला होगा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लड़की चूंकि गरीब है और वो कार्ड वगैरह बनाने के चक्कर में वहां जाती होगी, तो इनका तो धंधा ही है इसी तरह करने का। और यहाँ पर जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में इस तरह की घटना घट रही है, लेकिन कोई कार्रवाई इस पे नहीं हो रहा है। और जहाँ तक पुलिस की बात है तो वो भी उसी तरह हो जाएगा जैसे बूटी मोड़ की घटना घटी थी। लड़की के ऊपर मर्डर केस हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। हम लोग महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है किसी भी हालत में, हम आपको बताना चाहते हैं। और ये युवती को भी पता नहीं न्याय मिलेगा कि नहीं मिले, हमें शक है। बिल्कुल, जो पुराने मामलों में जिस तरह की कार्रवाई हुई है उसके बाद तो आभा जी, आप जो संदेह जता रही हैं वो वाकई चिंताजनक है। दयामनी जी, पुरुष के लिए बेहद आसान होता है, लड़की अगर कोई शिकायत लेकर पहुंचती है प्रशासनिक तंत्र के पास तो वो उसके चरित्र पर उंगली उठाए, उसे तरह तरह के लांछन लगाए और खुद को पाक साफ बताए। तो वो उसके चरित्र पर उंगली उठाए, उसे
तरह तरह के लांछन लगाए और दर्ज किए। उसके लिए तो मैं मतलब प्रेस के साथियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैंने आज के जो मामला है उसको लेके, लेकिन जो आभा जी बोल रही हैं पूरे झारखंड के महिला हिंसा के संदर्भ में, तो ये आप देख रहे हैं कि आज राज बनने के पहले और राज बनने के बाद भी यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं आया है। बदलाव इतना आया है कि राज बनने के पहले जो हिंसा थी वो हिंसा और उत्पीड़न आज की तारीख में वो बढ़ते गया है। आज की तारीख में तो हिंसा यहाँ तक पहुँच गया है कि आज छोटी 3 साल की लड़कियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है उसका ग्राफ भी बहुत आगे बढ़ते जा रहा है, ऊपर उठते जा रहा है। तो ये जहाँ तक न्याय का सवाल है तो न्याय में कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक तौर पे जो मिलना चाहिए, जो न्याय करना चाहिए, वो मजबूती के साथ नहीं दिया जा रहा है। और आज के ये पे जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें केस तो हो गया है। अभी जैसे कि आप जो बता रहे हैं कि नहीं अभी जांच किया जाएगा, जो भी जांच प्रक्रिया है वही जांच प्रक्रिया तो मैंने हमेशा पीड़ितों का पक्ष नहीं लेती है। ये जांच प्रक्रिया कहीं ना कहीं बड़े दबंग लोग होते हैं और जो पैसे वाले लोग होते हैं उनका वो पक्ष लेता है। तो इसमें भी संदेह की बात है कि वो पीड़ित के पक्ष में जो भी मैंने जांच प्रक्रिया होगा उसमें कौन लोग होंगे, किस तरह से उनका पक्ष लेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और महिलाओं के इस तरह के जो केस होते हैं तो ये जो जांच प्रक्रिया होती है उसी में 98% जो केसेस होते हैं उसमें महिलाओं को के पक्ष में नहीं दिया जाता है। जी, हम ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आशा लकड़ा रांची की मेयर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशा जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी आशा जी, वार्ड संख्या 30 के पार्षद पर एक लड़की ने गंभीर आरोप लगाए हैं, संभवतः आप तक भी जानकारी मिली होगी, क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, सबसे बड़ी बात है महिला सुरक्षा की, और इस दृष्टिकोण से अगर जिस महिला ने लांछन लगाए हैं या आरोप लगाए हैं तो ये तो एक जांच का विषय है, और जब तक जांच नहीं होगी तो सामने कौन सही कौन गलत ये पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे कई विषय सामने आते भी हैं जिसको कानून जो कहती है कानून के आधार पर काम करनी चाहिए, और जो सही होगा जो सही पक्ष होगा वो तो जांच के उपरांत ही पता चलेगा। जी, लेकिन आशा जी, एक जनप्रतिनिधि जो हाथ जोड़कर मुस्कुराकर हर घर जाता है, वोट मांगता है और हर समस्या के समाधान का दावा करता है, उसके उस मुखौटे के पीछे इस तरह का खौफनाक चेहरा भी हो, तो फिर आने वाले वक्त में इस पद के लिए अगर कोई व्यक्ति योग्य व्यक्ति भी होता है तो उसे संदेह की नजर से देखा जाएगा। नहीं, देखिए, जिस तरह से आपके माध्यम से जो हमको जानकारी मिला है, हम अपने वार्ड काउंसलर से भी बात करके इनके बारे में जानकारी लेंगे, बाकी क्या है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। अभी जो घटना हुई और आप जैसे आपके चैनल के माध्यम से, बाकी चैनल के माध्यम से मुझे संज्ञान में मिला है, अब उनसे बात करने के बाद में ही क्या सही है क्या गलत है पता चल जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ जिन्होंने आरोप लगाया है वो लड़की खुद जुड़ी हुई हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे प्रकरण पर। क्या कहेंगे आप? वार्ड संख्या 30 के पार्षद पर आपने गंभीर आरोप लगाए हैं। जी बोलिए। हाँ, लगा रही हूँ मैं। क्या बात हुई, किस वजह से आप ये आरोप लगा रहे हैं? मेरे को बहुत मेंटली टॉर्चर और फिजिकल रिलेशनशिप रहने की वजह से बहुत मेंटली टॉर्चर कर रहे थे बहुत दिन से, और बहुत धमकी दे रहे थे कि तुमको मार देंगे या फिर कुछ भी, फैमिली को लेकर कि तुम्हारी बहन को मार देने के लिए, घर में बर्बाद कर देने के लिए, ऐसा धमकी दिया जा रहा था। जी, और आपने ये भी बताया कि कई साल से संपर्क में थे दोनों एक दूसरे के, तो फिर अब शिकायत क्यों? पहले इस तरह की कोई कार्रवाई करने के लिए आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? सर, एक्चुअली मैं कार्रवाई करने के लिए हमेशा से जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पे दबाव बनाया जाता था कि मतलब हम ये कर देंगे, नहीं जाने दिया जाता था। और अब पुलिस से क्या उम्मीद है आपको? पता नहीं सर, बस अपना तो एक बार कदम उठा चुकी हूँ मैं। तो आपको लगता है आप अभी सुरक्षित हैं? नहीं। किस तरह का डर है अभी आपको? तो सुरक्षित जी, अभी तो यहाँ तो मतलब पुलिस के लिए मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन बाहर का नहीं पता।
और किस तरह की मदद करने की बात करते थे पार्षद? कोई मदद नहीं किया जाता था। चलिए, सिर्फ झांसे में रखा जाता था। तो तमाम बातें हैं, जांच पड़ताल होगी, उसके बाद बातें सामने आएगी। दयामणि जी, कई बार पीड़ित कौन है ये पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमने कहा कि नहीं, इस मामले में भी, हर मामले में जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि इसका गहराई से जांच हो और इससे के लिए मतलब जो भी एक समिति भी गठित करनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए, ताकि अपने हर पहलू को देखा जाए और हर पहलू को देखने के बाद अगर सही में दोषी है पार्षद तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बिना जांचे हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत बार ऐसा भी होता है, वो गलत भी निकल जाता है। तो इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि नहीं, जांच होनी चाहिए, गहराई से जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है तो वो भी होनी चाहिए। जी आशा जी, महिला सशक्तिकरण को लेकर कई तरह की योजनाएं चल रही है, महिलाओं को जागरूक करने की कवायद लगातार समय अंतराल पर चलती रहती है। तो क्या शहरी क्षेत्र में ये मान लिया जाता है कि हर महिला सशक्त है, हर महिला जागरूक है और खुद की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत है? क्या शहरी क्षेत्र में इस तरह की कवायद होने की आवश्यकता नहीं है? देखिए, रांची में अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से रांची में सुरक्षा मुहैया कराया गया है वो सही है, पर कभी कभी क्या होता है कि जब हम चल भी रहे होंगे या रह भी रहे होंगे, कभी कई विषय सामने आ जाते हैं तो वो तो ऐसा हो जाता है जिसको हम कुछ कह भी नहीं पाते हैं। जैसे अभी इस लड़की ने जो बोला है जी, तो ये जो मामला है या ये जो विषय है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो हर गली में, हर मोहल्ला में, हर चौक चौराहे पर, चाहे थाना हर जगह है, दूसरा महिलाओं के लिए स्पेशल थाना बना हुआ है, तो कई ऐसे हैं, चाहे कॉलेज का कैंपस हो, ये सभी जगह। लेकिन क्या है कि हर घर में तो सुरक्षा देना उचित भी नहीं हो सकता है। और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो आज झारखंड की महिला जितना सशक्त है जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपके सामने जैसे दयामणि जी बारला हैं, वो जितना सशक्त है, कई महिला हैं जो झारखंड में एक इतिहास भी गढ़े हैं। तो ये झारखंड की महिलाओं का एक दमखम है, कहना चाहिए। बिल्कुल, मेयर के पद पर एक महिला है, राज्यपाल के पद पर एक महिला है, लेकिन एक महिला वो भी है जो वार्ड में रह रही है और वार्ड पार्षद द्वारा प्रताड़ित है। आभा जी, आशा लकड़ा जी कह रही हैं कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है, लेकिन हर घर तक सुरक्षा पहुंचाई जाए ये भी संभव नहीं है। ऐसे में व्यक्ति को खुद भी जागरूक होना चाहिए कि इस तरह की समस्याएं आए तो हम शिकायत लेकर कहां जाएं। तो क्या इस दिशा में पहल हो रही है? आपको लगता है कि इलाके में पर्याप्त पहल की आवश्यकता है या फिर हो रही है? आभा जी, चलिए, संभवतः संपर्क नहीं हो पा रहा। बहरहाल दयामणि जी के पास चलते हैं और यही सवाल उनसे जानते हैं। दयामणि जी, क्या शहरी क्षेत्र में मान लिया जाता है कि लड़कियां जागरूक हैं, सशक्त हैं, अपनी समस्याओं को लेकर वो शिकायत कर सकती हैं, इस वजह से केवल ग्रामीण क्षेत्र में ये सशक्तिकरण कार्यक्रम चलते हैं, जागरूकता कार्यक्रम चलते हैं, शहरों में भी उनकी कमी महसूस होती है? देखिए, एक जहां हम जिस स्तर से आगे बढ़ते जा रहे हैं और ग्लोबलाइजेशन का जो असर पड़ते जा रहा है, बाजारी की व्यवस्था का जो हावी हो रहा है समाज में, वो जितना तेजी के साथ उपभोक्तावादी संस्कृति को हम स्वीकार कर रहे हैं, उतना ही उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे खिलाफ जा रहा है, हमारे कल्चर के खिलाफ जा रहा है, हमारे सामाजिक मूल्यों के खिलाफ जा रहा है, हमारे मानवीय मूल्यों के खिलाफ जा रहा है। तो ये दोनों चीज पैरेलल जा रहे हैं। इसमें मैं नहीं मानती हूँ कि मतलब ये मैंने सुरक्षित कोई है। ये तो जो जिस रफ्तार से चीजें जा रही हैं, व्यवस्था जा रहा है, उसी रफ्तार से दोनों चीजें आगे बढ़ रही हैं। और ऐसे परिस्थिति में हम ये नहीं कह सकते हैं खुटा गाड़ के कि हाँ, यहाँ हमने खुटा गाड़ दिया तो ये तमाम चीजें सुरक्षित हैं, ये नहीं मान सकते हैं। तो उसके लिए समाज को भी, मैं तभी शुरू में भी बोली कि उसके लिए समाज को भी उसी स्तर से कोशिश करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपनी समझदारी बदलनी पड़ेगी, प्रशासन को भी उस स्तर में काम करना पड़ेगा। हम ये कह दे कि पुलिस थाना यहाँ पर, महिला थाना यहाँ पर है, उससे केवल बात नहीं बनती है। उसके लिए पुलिस प्रशासन को भी उतना ही ताकतवर होना पड़ेगा कि कार्रवाई करने के लिए और लोगों को न्याय देने के लिए, और समाज को भी उतना ही
बिल्कुल, एक और पुलिस को सख्ती भी दिखानी होगी, साथ ही वो शालीनता भी दिखानी होगी कि लोग बेझिझक अपनी समस्याएं लेकर पुलिस के पास जाएं। लेकिन आभा जी, जिस तरह से अभी आप कह रही थी कि रांची में पुलिस जैसे सो रही हो, क्या लगता है कि ये स्थिति बन सकती है कि लोग बेझिझक पुलिस के पास जाएं? हम आपको बताना चाहेंगे कि रांची में पुलिस थाना जो है महिलाओं के लिए है, लेकिन आपने उनको उतना ताकत ही नहीं दिया है कि वो कुछ कर सके। मेरा एक ये भी बात तक जानकारी हम लोग को मिली है कि महिला थाना में महिला प्रभारी जो हैं उनको कोई ताकत नहीं दिया गया है कि वो अपने से कुछ कर सके महिलाओं के लिए। दूसरी बात है, एक तरफ आप बोलते हैं महिला बचाओ महिला पढ़ाओ, तो महिला बचाने का क्या यही तरीका है कि आप ही के पार्षद और हमारी महिला चलिए, बहरहाल संपर्क टूट गया, पर वक्त हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जोड़ने के लिए आशा लकड़ा जी, दयामनी बारला जी, आभा सिन्हा जी और वो बहादुर लड़की भी हमारे साथ जुड़ी जिसने वार्ड पार्षद पर आरोप लगाने की हिम्मत की, पुलिस के पास जाने की हिम्मत की, ताकि ऐसी कोई दूसरी लड़की ना हो जो उस वार्ड पार्षद की बदनीयती का शिकार हो। बहरहाल ये अभी आरोप ही है, जांच पड़ताल की प्रक्रिया होगी तभी पता चलेगा कि आखिर पूरा मामला है क्या। ओम प्रकाश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता ने ही मदद की इस पीड़ित की, जो वो थाने तक पहुंची और इस बाबत शिकायत दर्ज कराई गई। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश, आपका भी। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।